हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है, 18 अपोजिशन पार्टीज टू बाइकॉट प्रेसिडेंट एड्रेस। हमारे यहाँ पर फ्राइडे से आज से बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले जो थर्सडे को हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद हमारे पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करने वाले थे, उससे पहले ही 18 अपोजिशन पार्टीज ने बाइकआउट कर दिया और उन्होंने बोला कि वो प्रेसिडेंट के एड्रेस में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। 16 अपोजिशन पार्टीज ने एक साथ में ये अनाउंस किया और 2 अपोजिशन पार्टी शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने सेपरेटली अनाउंस किया कि वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस से दूर रहने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम है लास्ट 2-3 मंथ से जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट जो है उसने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपोजिशन पार्टीज ने ये जो प्रतिक्रिया है वो अपनी दी है। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड गवर्नमेंट का सामने आता है। इस प्रोटेस्ट में 155 से ज्यादा फार्मर्स की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टैंड से अनमूव्ड रही। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बल प्रयोग किए फार्मर्स के ऊपर, जैसे वाटर कैनन, टीयर गैस एंड लाठीचार्ज। अब देखो, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एड्रेस करने वाले थे हमारी पार्लियामेंट को। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेसिडेंट कब कब पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। देखो, एक तो करते हैं जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के लिए, तो जनरल इलेक्शन के बाद में जो इनॉग्रेशन होता है पार्लियामेंट का वो प्रेसिडेंट के स्पीच से ही होता है। और दूसरा होता है जब भी फर्स्ट सेशन होता है, प्रत्येक साल का जो फर्स्ट सेशन होता है उसकी बिगिनिंग भी प्रेसिडेंट के स्पीच से ही होती है और ये आता है आर्टिकल 87 के पार्ट 1 में। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर बात की गई है बजट सेशन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी सेशन का नाम नहीं लिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है 2 सेशन के बीच में। लेकिन हमारे इंडिया में एक ट्रेडिशन चलती आ रही है कि हमारे यहाँ पर लगभग 3 सेशन होते हैं। लेकिन पिछला जो मानसून सेशन था उसको मानसून सेशन का और जो बजट सेशन है था लास्ट ईयर 2020 जो ईयर थी, उसमें उन दोनों का जो समय है, ड्यूरेशन, उसको घटा दिया गया था कोविड-19 की वजह से। और जो विंटर सेशन है उसको स्किप कर दिया गया था जो कोविड-19 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जब लास्ट बार जब बहुत सारी स्टेट असेंबली में जब सेशन चल रहे थे तो वहां के जो बहुत सारे मेंबर्स हैं वो कोविड-19 की से पॉजिटिव हो गए थे। अब देखो, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का समय होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशन चलती आ रही है कि हमारे इंडिया में 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, हाईकोर्ट डिनाइज बेल टू कॉमेडियन फारूकी। देखो, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, उनकी बेल को रिफ्यूज कर दिया है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जब भी वो अपना एक शो कर रहे थे तो उन्होंने कुछ इनडिसेंट रिमार्क्स पास किए थे हिंदू डाइटीज के लिए। तो जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है इंपॉर्टेंट कि प्रमोट हार्मनी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। एक व्यक्ति को अगर लिबर्टी दी जाती है तो उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो अदर सिटीजन्स के लिए जो भी उसकी ड्यूटीज है उनको बैलेंस करके चले। नेक्स्ट न्यूज है, एफआईआर अगेंस्ट थरूर एंड सीनियर स्क्राइब्स। देखो, जो कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर और उसके अलावा बहुत सारे सीनियर स्क्राइब्स हैं, उनके खिलाफ में केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है। कारण ये दर्ज किया गया है, कारण ये बताया गया है कंप्लेन में कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से मिसलीड करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। पुलिस ने 40 से ज्यादा जो फार्मर्स लीडर्स हैं उनको नोटिस इश्यू किया है। पुलिस ने ये बोला है कि देखो, 26 जनवरी को जब उन्होंने परेड के लिए हमारी अनुमति ली थी तो उनके लिए रूट डिसाइड किए गए थे, लेकिन फार्मर्स जैसे ही कैपिटल में एंट्री हुई उन्होंने अपने रूट्स को ब्रीच किया है। जो भी टर्म्स के ऊपर वो एग्रीड हुए थे उनको ब्रीच किया है। रिपब्लिक डे पर जो वो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे उसमें, तो इस आधार पर उनके ऊपर उनको नोटिस जारी किए गए हैं।
देखो बहुत सारे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि वो इससे मूव आउट कर जाएं, और इसी की वजह से दो जो ऑर्गेनाइजेशन थे, दो जो फार्मर्स यूनियंस थी, वो उन्होंने पीछे हटने का फैसला कर लिया है कि वो अब फार्मर प्रोटेस्ट में रेगुलर नहीं रह पाएंगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि टेलीविजन के ऊपर जो भी हेट स्पीच फैलाए जाते हैं उनको रोकने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लाठी अपने हाथ में लेकर के चलती है, उसी तरीके से आप भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो टेलीविजन के ऊपर, टीवी के ऊपर जो हेट स्पीच प्रसार किए जाते हैं उनको आप रोकने का प्रयास करो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। जिस सेम वैसे ही जैसे पुलिसमैन लॉ एंड ऑर्डर को वायलेंस एंड रिवॉर्ड्स को स्प्रेड करने से रोकने की कोशिश करते हैं, हाथ में लाठी करके लेकर के और बैरिकेड्स लगा करके, तो सेम इसी तरीके से टेलीविजन का, टीवी का भी एक काम है कि वो हेटिंग स्पीच को रोकने का प्रयास करें। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी ने बोला है कि अगले आने वाले 2 इयर्स में वो 6 राज्यों में इलेक्शन को टारगेट करेगी। केजरीवाल ने एक बात बोली है कि यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें आम आदमी पार्टी भी पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, यहां देखो कांग्रेस के एक लीडर हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो फार्म लॉज है उसमें फार्मर्स के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है उसको छीनने का प्रयास किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एमपी से एक बात पूछा है कि आप हमें इन फार्म लॉज में वो प्रोविजन बताओ जिसमें ये बताया गया है कि एमएसपी को छीनने का प्रयास किया गया है। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो रेट होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट फार्मर्स से जो अपना ग्रेन्स है, फार्मर्स का जो फार्म प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको खरीदती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सीएसीपी की रिकमेंडेशन के आधार पर शुरू किया गया था, और वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो 23 क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रदान करती है। तो ये हमारा नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, यहाँ देखो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं मिस्टर हामिद अंसारी, उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लेकर के आए हैं जिसका नाम है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो हमारी कोर वैल्यूज है ना वो सबवर्टेड हो गई हैं, स्पेशली जो सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ना वो तो बिल्कुल गायब ही हो चुका है। देखो नेक्स्ट न्यूज है कि 2 इंडिपेंडेंट यूनियंस एंड प्रोटेस्ट, मतलब फार्मर्स प्रोटेस्ट में जो फार्मर्स यूनियंस पार्टिसिपेट कर रही थी उनमें से उन 2 यूनियंस ने अपना हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने बोला है ये जो 2 फैक्शन है, 2 गुट है, उनका नाम है भारतीय किसान यूनियन और इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा जॉइंट फ्रंट, इन दोनों ने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया है और मना कर दिया है कि वो किसी भी प्रोटेस्ट में इसके बाद में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज है वो 26 जनवरी को होने वाली जो हमारी परेड है उससे रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश ने सबसे बेस्ट टैब्लू अवार्ड जीता है। हमारे इंडिया में 26 जनवरी पर जो परेड हो रही थी उसमें 32 टैब्लू ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 17 तो स्टेट से थे, कुछ यूटीज से थे और 9 जो थे वो अनेक मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज और 6 जो थे वो डिफेंस मिनिस्ट्री से थे। इन्होंने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था और जिसमें सबसे जो बेस्ट निकल करके आया है वो यूपी का टैब्लू निकल करके आया है। इसकी जो थीम थी वो अयोध्या थी, मतलब जो कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश को इसमें दिखाया गया था। सेकंड और थर्ड नंबर पर आए हैं, सेकंड नंबर पर आया है त्रिपुरा का और थर्ड नंबर पर आया है उत्तराखंड का टैब्लू। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर के है। देखो कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर के हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने एक बात बोली है कि जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल फ्लैटन होता जा रहा है। मतलब पिछले 7 दिन में 146 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर कोई भी नया केसेज नहीं आया है। 18 डिस्ट्रिक्ट में पिछले 14 दिन से, 6 डिस्ट्रिक्ट में पिछले 21 दिन से और 21 डिस्ट्रिक्ट में पिछले 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया है और 146 डिस्ट्रिक्ट में पिछले 7 दिन से
ऐसा बोला गया है। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने ये बोला है कि देखो यूके में जो नया स्ट्रेन मिला था उसकी जो ट्रांसमिसिबल जो पावर थी वो काफी थी, मतलब 50% टू 75% ज्यादा थी पिछले ओल्डर वेरिएंट से। तो इससे एक तरीके से जो परेशानी है, जो कंसर्न है, चिंताएं, वो काफी बढ़ गई थी, लेकिन इंडिया ने काफी अच्छे से कवर किया है। जो सेकंड वेरिएंट आया है कोविड-19 का, उसके भी इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस मिल गए थे, लेकिन फैलने से काफी अच्छे से हमारी गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि वो ज्यादा दोबारा से स्प्रेड ना हो सके, और इसी का रिजल्ट है कि ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें कोविड-19 के नए केसेज नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो वैक्सीन को लेकर के है। इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिला था। अब आईसीएमआर ने एक बात बोली है कि जो भी व्यक्ति ब्लड थिनर्स पर है उनके लिए भी वैक्सीन सेफ है। आईसीएमआर को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आईसीएमआर वैसे तो 1911 में ही इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन इसका नाम चेंज करके 1949 में, मतलब जब इंडिया आजाद हुआ तब इसका नाम चेंज करके आईसीएमआर के रूप में इसको अप्रूव किया गया। जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये आती है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट सीजेआई जो हमारे हैं शरद बोबडे, उन्होंने ये बोला कि 71 साल पहले 71 ईयर्स अगो आज ही के दिन 28 जनवरी को हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई थी, पहली सिटिंग आज ही के दिन 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अब देखो तो उन्होंने बोला है कि जो हमारे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम है एच.जे. कानिया, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और इसके अलावा एक बात उन्होंने और बोली है कि जो हमारे पहले सॉलिसिटर जनरल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम है स्टेलवुड। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला कि जब पहली बार जब हमारी सिटिंग हुई थी तो जो द हिंदू थे उन्होंने एक बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जो लिबर्टी है, जो भी मतलब हमारी जो लिबर्टी है उसके गार्जियन के रूप में ये वर्ड यूज किया था सुप्रीम कोर्ट के लिए कि गार्जियन ऑफ लिबर्टी है सुप्रीम कोर्ट। ये द हिंदू ने कोट किया था अपना जो 29 जनवरी को जो न्यूज़पेपर आया था उसमें, गार्जियन ऑफ लिबर्टी। तो 71 साल पूरे हो चुके हैं और उन समय को याद किया गया है हमारे सीजेआई के द्वारा। जो हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था एमसी सेटलवुड। यहां देखो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्ट बंगाल में पोल्स होने वाले हैं और वहां पर कांग्रेस और लेफ्टी जो पार्टी है वो एग्री हुई है कि 190 सीट्स वो एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। अब हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो फॉरेन पेज से है। देखो फॉरेन पेज पर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो एक इंडेक्स आया है। ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है लोवी इंस्टीट्यूट, उसने एक इंडेक्स पब्लिश किया है कि कोविड-19 के द्वारा हर देश का जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसको पब्लिश किया है। और इस इंडेक्स में उसने 98 कंट्रीज के ऊपर रिसर्च किया था, जिसमें से इंडिया की रैंक आई है 86। और अगर साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है श्रीलंका ने। ठीक है, देखो इस इंडेक्स में 6 डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज किया गया था। उसमें क्या क्या शामिल किया गया था कि कितने कंफर्म केस आए देश में, कितनी पर मिलियन डेथ हुई लोगों की, और इसके अलावा टेस्टिंग का स्केल को भी एक इंडिकेटर के रूप में यूज किया गया था। और जो कंट्रीज है उनका भी रिलेटिव परफॉर्मेंस को भी इसमें यूज किया गया था। 98 कंट्रीज के ऊपर उन्होंने फॉलो किया। चाइना को इसमें शामिल नहीं किया गया इस इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि देखो चाइना के कोई भी डाटा है वो सामने नहीं आए हैं। अगर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की इस इंडेक्स में बात करें तो श्रीलंका को सबसे अच्छी रैंक 10 रैंक प्राप्त हुई है, मालदीव को 25, पाकिस्तान को 69, नेपाल को 70 और बांग्लादेश को 84। ठीक है, देखो यूएस और जो ब्राजील है उसको सबसे लोअर रैंक प्राप्त हुई है क्योंकि वहां पर सबसे वर्स्ट इसके नतीजे देखने को मिले थे। और न्यूजीलैंड और वियतनाम ने इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे ज्यादा टॉप किया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो यूएस में देखो नए राष्ट्रपति बन चुके हैं और यूएस के जो नए राष्ट्रपति वो ये चाहते हैं कि ईरान के साथ में जो भी न्यूक्लियर डील हुई थी उसको दोबारा दोनों के दोनों रीजॉइन करें। तो जैसे ही
यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन पहले ही दिन जब अपनी जॉब पर पे आए तो उन्होंने ये बोला कि हम कोशिश करेंगे कि ईरान और यूएस के बीच में, जब मिस्टर ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था और जब न्यूक्लियर डील हुई थी जिसको JCPOA एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि JCPOA या फिर न्यूक्लियर डील या फिर ईरान डील है क्या। देखो 2015 में JCPOA जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, मतलब P5+1, P5 जो देश वो जो UNSC में परमानेंट मेंबर्स हैं और 1 देश जर्मनी, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस और इसके अलावा जर्मनी, इन सब के साथ में यूरोपियन यूनियन ने भी इस एग्रीमेंट में साथ में पार्टिसिपेट किया था। इन सब ने ये जो P5+1 है और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, उन्होंने ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील की थी और ये न्यूक्लियर डील 14 जुलाई 2015 को हुई थी। इस न्यूक्लियर डील में देखो कुछ टारगेट फिक्स किए गए थे कि ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए गए थे। ईरान को अपने मीडियम एनरिच यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है उसको एलिमिनेट करने था और लो एनरिच यूरेनियम को 98% तक उसका स्टॉक पाइल को भी कम करना था। इसके अलावा आगे आने वाले 13 साल में अपने 2/3 जो गैस सेंट्रीफ्यूजेज हैं उनको भी रिड्यूस करने थे। अगले 15 सालों में 2015 में बात की गई थी, 2015 में ये फिक्स किए गए थे ये टारगेट, और अगले आने वाले 15 सालों में मतलब 2030 तक ईरान को जो अपने यूरेनियम को, जो एनरिच यूरेनियम है यूरान, उसको सिर्फ और सिर्फ 3.67% तक ही स्टोर करना था। ये सैंक्शन लगाए गए थे ईरान के ऊपर। ईरान इस पर मान भी गया था, लेकिन जब जैसे ही ट्रंप नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने ये बोला कि ये जो ड्यूरेशन फिक्स किया गया है ना आपके द्वारा 15 साल, ये बहुत ज्यादा है, और उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। देखो इसमें एक बात और की गई थी कि ये सारी चीजें ईरान करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर कौन ध्यान रखेगा, तो इसके ऊपर ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 29 जुलाई 1957 को उसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है और वर्तमान में 172 मेंबर स्टेट्स इसके सदस्य हैं। इसका जो मेन काम है वो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज हो वो पीसफुल, मतलब किसी भी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पीस को प्रमोट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हो। मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो IAEA को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप JCPOA जो एग्रीमेंट हुआ है उसका ध्यान रखोगे कि उसमें जो ईरान है, जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, उस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जो नए राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन आए हैं 46 नंबर के अमेरिका में, उन्होंने बोला है कि वो वापस जाने चाहेंगे इस डील के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो श्रीलंका से है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मिस्टर गोटाबाया राजपक्सा, उन्होंने इंडिया का थैंक्स किया है कि इंडिया ने हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन भेजी है, जिसकी वजह से हम कोविड-19 को अच्छे से कंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो यहाँ पर देखो, इंडिया 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है और अब 2 साल वहां पर काम करेगा नॉन परमानेंट मेंबर्स के लेकर के। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट किया गया कि इंडिया, जर्मनी और जापान को क्या परमानेंट मेंबर्स के रूप में सम्मिलित किया जाए। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो एम्बेसडर है, यूएन एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने एक बात बोली है कि देखो ये जो भी सब्जेक्ट है वो डिस्कशन की बात है और इस पर डिस्कशन काफी लंबे समय से चल रहा है, अंडर वे है, मतलब प्रोसीजर चल रहा है और डिस्कशन के थ्रू ही ये डिसाइड किया जाएगा कि यूएनएससी की परमानेंट सीट इंडिया, जापान और जर्मनी को दी जाए या नहीं दी जाए। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इंडिया ने 8वीं बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने जो नॉन परमानेंट मेंबर सीट को गेन किया है। 10 परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग एरिया में सीट को बांटा गया है कि किस एरिया में कितने लोग चुन करके आएंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।